तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसन कोचिंग क्लास में। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपना अध्ययन जारी रखे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। क्या है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण? तो इसके बारे में हम सीखेंगे आज। तो पहले हम क्या देखते हैं, इसका चित्र देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई दो बिंदु है, ठीक है, Q1 Q2। क्या है? एक Q1 है, दूसरा क्या है? Q2 है, ठीक। और ये क्या है? x अक्ष, और ये क्या है? y अक्ष, ठीक। तो सबको समझ में आया? और ये बिंदु क्या है? O मूल बिंदु है, मूल बिंदु, ठीक। ये क्या है? मूल बिंदु। अब दो बिंदु आवेश हैं, तो इनका मूल बिंदु से दूरी, इनका मूल बिंदु से दूरी अगर हमको देखना होगा तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा? एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी। हमारा तो लाइन टेढ़ा हो गया, आप लोग सीधी खींच लेना। इसे ट्राई करते हैं। यहां से सीधी लाइन खींचेंगे और यहां से सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये क्या है? Q1, तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा वेक्टर R1। ये क्या है? Q2, तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा वेक्टर R2, हो जाएगा वेक्टर R2। सबको समझ आ रहा है? आगे देखते रहिए। तो हम मानेंगे क्या? माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है, ठीक। स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश का मतलब कि किसी बिंदु से उस बिंदु आवेश की दूरी को बताना कि वो कहां पे रखा हुआ है, ठीक है। उसी को क्या बोला जाएगा? स्थिति सदिश। तो Q2 का स्थिति सदिश क्या है? वेक्टर R2, और Q1 का स्थिति क्या है? वेक्टर R1, ठीक है। क्योंकि मूल बिंदु से इनकी दूरी क्या है? वेक्टर R1 और वेक्टर R2। आगे देखो, आगे क्या करेंगे हम कि हम इसको लिखते हैं वेक्टर R1 क्या है? वेक्टर R1 Q1 की मूल बिंदु से स्थिति सदिश Q1 की मूल बिंदु से स्थिति सदिश। इसी प्रकार वेक्टर R2 क्या होगा? Q2 की मूल बिंदु से स्थिति सदिश, ठीक है। क्या बता रहा है ये? वेक्टर R1 Q1 की मूल बिंदु से स्थिति सदिश, और वेक्टर R2 Q2 की मूल बिंदु से स्थिति सदिश, ठीक है। आगे सीखते हैं कि यहां पे हमें चेक करना है कि इन दोनों आवेशों पर, क्योंकि प्लस प्लस आपको पता है, यदि प्लस प्लस आवेश रहते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस रहेगा तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, यदि प्लस माइनस रहता है तो उनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। तो ये दोनों बिंदु आवेश क्या है? दोनों धनात्मक है, दोनों प्लस प्लस है, तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण, ठीक है।
तो प्रतिकर्षण होगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि इनका स्थिति सदिश कहाँ है, क्योंकि आप पढ़े होंगे सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा अगर वेक्टर देखना है, सदिश देखना है, तो यदि हम जैसे हम बोले कि हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर पे स्थित है, तो आपको पता नहीं चलेगा किस दिशा में चलना है, किस दिशा में नहीं चलना है। केवल हम बोल रहे हैं कि हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर के रेंज में है, तो हम क्लियर नहीं बता रहे हैं आपको कि हमारा घर कहाँ है। ठीक है, यदि हम ये बोले कि हमारा घर यहाँ से पश्चिम की दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप समझ जाएंगे कि पश्चिम दिशा में चलेंगे तो हमारा घर मिल जाएगा। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी है कि इसका घर, हमारा घर का परिमाण का होगा 10 किलोमीटर और दिशा क्या है, पश्चिम। क्या हो गया, पश्चिम दिशा। क्या हो गया, पश्चिम दिशा। 10 किलोमीटर के रेंज में पश्चिम दिशा में चलेंगे तो हमारा घर मिल जाएगा। ठीक, तो हमारे घर पे आइएगा आप सब, आप सबका वेलकम है। ठीक है, आगे देखो, समझ में आ रहा है ना सबको। आगे क्या करेंगे कि Q2 से Q1 की ओर चल रहे हैं, लाइन सीधा नहीं खींचा जा रहा है। कहां चले हैं, Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर। तो इसका स्थिति इसका दिखाएगा, वेक्टर क्या दिखाएगा, R। Q2 से कहां गए हैं, Q1 पर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1। जहां जाना होगा, जहां हमको पहुंचना है उसको पहले लिखा जाएगा, और जहां से चलेंगे उसको बाद में। तो इसका स्थिति क्या हो जाएगा, वेक्टर R12। ठीक, वेक्टर क्या हो जाएगा, R12। फिर से देखो एक बार, जहां से चलेंगे हम लोग उसको बाद में लिखेंगे, जहां पे चलना होगा उसको पहले लिखेंगे। तो हमको कहां चलना है, Q2 से Q1 चलना है, Q2 से Q1 चलना है। तो Q2 से Q1 चलने के लिए पहले Q1 लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। ठीक, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर R12 क्या है, वेक्टर R12 क्या है, Q1 की स्थिति सदिश, Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। सबको समझ में आ रहा है ना इतना। अगला आप सब समझो ध्यान से कि अब हमें कहां दिखाना है, Q1 से Q2 की ओर। इसका तीर अगला इधर होगा, इधर। ठीक, तो हम कहां से चले हैं, Q1 से। कहां चले हैं, Q1 से। कहां जाना है, Q2 पर। तो जहां पे जाना है उसको पहले लिखेंगे, तो वेक्टर R21, वेक्टर R21। सबको समझ में आया, वेक्टर R21। इसका मतलब क्या हुआ, चल नहीं रहा ठीक से। वेक्टर R21 का मतलब क्या हुआ कि Q2 की स्थिति सदिश, Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। Q1 बता रहा है कि सॉरी, वेक्टर R12 या 21 बता रहा है कि 1 से इस दिशा में चलेंगे तो हम Q2 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और वेक्टर R12 ये बता रहा है कि यदि हम Q2 से चलना प्रारंभ करेंगे इस दिशा में तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे, Q1 के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, Q1 Q2 प्लस आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे।
तो यहाँ पे एक बल कार्य करेगा इस दिशा में। क्या कार्य करेगा? एक बल कार्य करने वाला है और एक बल इधर कार्य करने वाला है। ठीक, अब आपको बताना है कि इस दिशा में कौन सा बल लग रहा है। तो हम सीधा सीधा यहाँ देखेंगे, यहां से यहां चल रहे हैं हम, यहां से कहां चल रहे हैं? Q2 से Q1 चल रहे हैं। तो कौन सा वेक्टर है? 1 2। तो यहाँ पे बल कितना लगेगा? वेक्टर F1 2 क्या लगेगा? वेक्टर F1 2। दूसरा बल देखो इधर कि Q2 से Q2 पर Q1 के सापेक्ष जो बल लग रहा है, Q2 पर Q1 के सापेक्ष, Q2 पर Q1 के सापेक्ष जो बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा? वेक्टर F, ये वाला देखो 2 1। सबको बल निकालने आया? देख लो फिर से। इस दिशा में क्या है? यहां से Q2 से Q1 चलेंगे तो 1 2 है, तो यहाँ पे F के स्थान पे क्या लगा दिए? 1 2 लगा दिए हैं। और यहाँ पे 1 से यदि हम 2 की ओर बल लगा रहे हैं या 1 वाला 2 पे बल लगा रहा है तो कितने बल से, सॉरी किस दिशा में लगा रहा है? 2 से 1 की ओर, सॉरी 1 से 2 की ओर, तो 2 1 लिखा गया है। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार, नियमानुसार क्या बोलेंगे? Q2 पर Q1 के सापेक्ष बल, Q2 पर Q1 के सापेक्ष बल कौन सा है? वेक्टर कौन सा दिख रहा है? वेक्टर F21। तो क्या फार्मूला पढ़े हैं आप लोग? जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये तो कूलाम का नियम का फार्मूला हो गया। अब हमको देखना है कि Q1 से Q2 क्यों लग रहा है? एकांक सदिश, यहाँ देखो परिमाण तो मिल गया आपको, ये परिमाण हो गया, लेकिन दिशा कैसे दिखाएंगे? ये दिशा है ना, तो दिशा आपका कौन दिखा रहा है? ये दिशा निकालने के लिए एकांक सदिश का यूज किया जाता है, कैप का। तो हम क्या लिखेंगे? इसके स्थान पे 2 1 है तो यहाँ पे क्या दिखा देंगे? कैप, R21 कैप, R21 कैप क्या है? वेक्टर R21 का एकांक, एकांक सदिश, जिसका वैल्यू क्या होता है? 1 के बराबर। यह केवल आपको दिशा दिखाता है कि किस दिशा में चला जा रहा है। ठीक है, किस दिशा में चला जा रहा है। तो यहाँ पे वेक्टर क्या लगाएंगे? सॉरी, एकांक सदिश क्या लगाएंगे? R कैप 2 1 क्या लग जाएगा? R कैप 2 1। देखो, चाहे तो ये वाला बल पहले लिखो, चाहे ये बल लिखो, कोई दिक्कत है नहीं अभी। ठीक है, कभी कभी आपको बुक में ये दिया रहता है, पहले इसको लिखा रहता है, बाद में इसको लिखा रहता है, तो हम पहले इसको लिख दिए हैं, इसको बाद में लिख देंगे। बस प्रूव करना है कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, दोनों बल क्या है? एक दूसरे के विपरीत। इसी प्रकार, इसी प्रकार दूसरा बल यहां से देखो, Q2 से Q1 पर लग रहा है। Q2 से कहां लग रहा है? Q1 पर। तो Q1 पर क्या लिखेंगे? Q1 पर Q2 के सापेक्ष बल, Q1 पर Q2 के सापेक्ष बल। वही फार्मूला सेम, वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये तो परिमाण हो गया। अब एकांक सदिश दिखाना है। एकांक सदिश क्या है? उसको दिशा दिखा रहा है, कौन सी दिशा में चल रहा है। इसकी दिशा इधर है, इसको कैसे दिखाएंगे? कैप लगा के, R कैप 1 2, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, R कैप 1 2 नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक, इतना सबको समझ में आ रहा है? अतः एकांक सदिश का परिमाण बराबर व विपरीत होता है।
विपरीत होता है। अतः हम क्या कह देंगे कि वेक्टर r12 इक्वल टू, सॉरी वेक्टर नहीं लगाएंगे, कैप लगाएंगे, r कैप 12 माइनस r कैप 21। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल लग रहा है बराबर लग रहे हैं परंतु विपरीत दिशा में लग रहा है। माइनस चिन्ह क्या बताता है? विपरीत दिशा। इसका परिमाण सेम है परंतु दिशा क्या है? विपरीत है। ठीक है, तो हम समीकरण एक व दो से देख लेते हैं क्या आने वाला है। समीकरण एक व दो से तुलना करने पर, ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि वेक्टर F12, चाहे तो आप पहला लिखो या दूसरा लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं भैया। डरिएगा मत कि हम यहाँ पहले इसको लिख दिए हैं बाद में इसको लिखेंगे। आपको केवल समझना है, चाहे तो इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, समीकरण एक से लिख दो चाहे समीकरण दो से लिख दो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये क्या है कि वेक्टर F12 है बराबर क्या लिखा गया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या होता है? R स्क्वायर। ध्यान से देखिए यही सब खेल है। वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, R कैप 12 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? R कैप 12। तो हम यहाँ बताया R कैप 12 बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है, 2 1 लगा देंगे तो क्या लग जाएगा? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इसके स्थान पे, यही लिखे हैं, दूसरा समीकरण पहले लिखे है ना, तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं लेकिन माइनस चिन्ह लगा के। इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? माइनस। तो यहां पे लिखेंगे R कैप 21, क्या लग जाएगा? R कैप 21, और ये जो यहां चिन्ह रहने वाला है माइनस, इसको हम क्या कर लेते हैं? सामने। ठीक, यह समझ में आ रहा है बाबू लोग? बताते रहिएगा। ठीक है, आगे देखो। अब वेक्टर F12 बराबर, ये किसके जैसा दिख रहा है? समीकरण एक के जैसा कि दो के जैसा? देख लो। 2 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R कैप 21, इसके दिख रहा है समीकरण एक के जैसा। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? ये वेक्टर F21, लेकिन चिन्ह क्या है? माइनस। तो बन जाएगा F21, क्या बन जाएगा? वेक्टर F21। यही कूलाम का नियम था, सॉरी यही कूलाम का सदिश निरूपण था। यही कूलाम का सदिश निरूपण है, ये बताता है कि जो ये बल लग रहे हैं इस पे Q1 और Q2 पे जो बल लग रहा है, दोनों समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। बल तो बराबर है परंतु चिन्ह क्या है? माइनस। तो माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि इसका चिन्ह क्या, इसका दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि नोट में या स्टार करके लिख लो कि यह नियम, यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? आपको पता है? क्रिया प्रतिक्रिया। आप लोग जानते होंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? क्रिया प्रतिक्रिया। तो बच्चों अगला टॉपिक क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? आज हम इसको सीखेंगे। ठीक है, आज हम उसको सीखेंगे अध्यारोपण सिद्धांत। इसे क्या आप बोलते हैं? और बहुल आवेशों के मध्य बल, बहुल आवेशों के मध्य बल। ठीक है, तो अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है? हम परिभाषा जानने के पहले हम चित्र समझ लेंगे, उसका फिगर कैसा है, कैसे समझ में
उसका फिगर आप समझ लेंगे अच्छे से, तो आपको ये परिभाषा ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो पहले फिगर देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई स्थिर आवेश है, कोई क्या है, स्थिर आवेश है, Q1 है। ठीक है, कोई Q1 स्थिर आवेश है, हमें अब क्या बनाना है, एक निकाय बनाना है। और दूसरा क्या है, Q2 है। तीसरा देख लेते हैं Q3 है। अगला Q4 ना करने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, Qn कर लेते हैं। Q4, Q5, Q6 ऐसे कई आवेश बना सकते हैं। तो हम ज़्यादा खिचड़ी ना करने से के लिए आपको बस 2 ही 3 में समझा देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तब। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो अभी पिछले वीडियो में कह रहे हैं कि अभी इसके पहले आपने स्थिर सदिश निकालना सीखा है। कैसे सीखा है कि जहाँ से हमको चलना होता है उसको बाद में लिखते हैं, और जहाँ पे चलना होता है उसको पहले लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको कहाँ चलना है, Q2 से Q1 चलना है, Q2 से Q1 चलना है। इसको डाटा से दिखाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा चित्र। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखो, Q2 से कहाँ चलना है, Q1 पे। तो इसी से क्या बनेगा, वेक्टर R1 2, क्योंकि 1 पे चलना है Q2 से। ठीक, दूसरा देखो Q3 क्या बनेगा, वेक्टर R कहाँ चलना है, 1 पे, 1 कहाँ चलना है, 3। ठीक, Q3 से चलना था, आया बनाने। अगला देखो वेक्टर R1 N। ठीक, सबको समझ में आया, इससे सदिश निकालना। अगला देखो, इसके आगे अगर हम देखेंगे कि Q2 Q1 पे किस दिशा में बल लगा रहा है या कितना बल लगा रहा है, सबका अलग अलग बल निकाल लेते हैं। तो इसके बल के लिए हम दूसरे से वेक्टर F, कहाँ से कहाँ बल लग रहा है, 1 से 2 की ओर, सॉरी 2 से 1 की ओर। ठीक, इसमें देखो Q3 पे कितना बल लग रहा है, स्थिर सदिश में जो रहेगा वही बल में दिखा दो। सिंपल सा बात है, सोचने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्या करना है। ठीक है, स्थिर सदिश में क्या है, 1 से 3 है, तो हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे, 1 से 3। यहाँ पे देखो Q1 के कारण जो बल है इस दिशा में है, तो वेक्टर क्या है इसमें, 1 N। सबको बल निकालने आ गया, अलग अलग आवेशों के लिए अलग अलग बल निकाल लिए हैं। तो अब परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या बता रहा है, किसी स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला परिणामी बल उस निकाय के प्रत्येक आवेश के अलग अलग लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्थिर आवेश Q है उस पे जो अलग अलग आवेश बल लगा रहे हैं, सभी के अलग अलग आवेशों का बल का योग परिणामी बल के क्या होता है, बराबर होता है। यही अध्यारोपण सिद्धांत में समझाया गया है। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना निकाय में Q1 Q2 Q3 Qn आवेश स्थित हैं जिसका स्थिति सदिश देखो, इसका क्या होगा, वेक्टर R12 कामा वेक्टर R13 कामा वेक्टर R1n है। ठीक, सबको समझ में आ रहा है ना। माना लिखना ज़रूरी है, आप माना नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा कॉपी भर नहीं पाएंगे। तो यूपी बोर्ड के लिए आपको अच्छे से लिखना पड़ता है, ये नहीं कि ऐसे चित्र बना करके हम सीधा सॉल्व कर दे, सिद्ध कर दे, तो वैसे ज़्यादा अच्छा कॉपी नहीं लगने वाला है। जितना अच्छे से आप लिखेंगे उतने बढ़िया नंबर पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखो,
अब इतना हम माना लिख चुके हैं। अब माना के बाद क्या करेंगे कि परिभाषा क्या बता रहा है कि जो इनका अलग अलग आवेश है नेट बल के क्या होता है बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे परिणामी बल, परिणामी बल क्या निकलेगा, अतः परिणामी बल मान लेते हैं एफ नेट है, टोटल बल या एफ नेट बल का हो जाएगा एफ 1 2 प्लस वेक्टर एफ 1 3 प्लस वेक्टर एफ 1 n, तीनों आवेश माने हैं। तो सॉरी यहाँ पे डॉट कर लेते हैं, डॉट एफ 1 n। ठीक है, सभी को समझ में आया इतना। अब सभी बलों को हम जोड़ देंगे, और आवेश ले सकते थे लेकिन ज़्यादा इसमें क्या हो जाता है, सब मिल जाएगा, इसलिए आपको दिक्कत होने लगी समझने में। इसलिए हम कहें केवल क्या माने हैं, 2 ही आवेश माने हैं, Q2 Q3 और डॉट क्या मान लिए हैं, Qn मान लिए हैं। अब देखो क्या करते हैं, तो कूलाम का नियम का फार्मूला आप जानते ही होंगे, 1 क्या होता है, यहाँ पे एफ नेट लिख लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। और अभी आप पीछे पढ़े हैं कि स्थिति सदिश को एक क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर को, एकांक सदिश को हम आर कैप से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं, आर कैप से। तो इसके लिए एकांक सदिश का हो जाएगा आर कैप 1 2, इसके लिए क्या हो जाएगा आर कैप 1 n, इसके लिए क्या हो जाएगा आर कैप 1 3। ठीक है, एकांक सदिश का काम क्या है कि उस आवेश को दिखाएगा जहाँ पे बल लग रहा है, वो दिशा को दिखाता है। एकांक सदिश का दिखाता है, दिशा को दिखाता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, आर कैप 1 2। कोई दिक्कत, आगे देखो। इसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई, अब देखो यहाँ से Q3 का जो बल लग रहा है 1 3 है, 1 3 का स्क्वायर, एकांक से दिखा दो, आर कैप 1 3 प्लस डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बाई R1n का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एकांक से दिखा देंगे 1n। सबको समझ में आ रहा है ना भैया, बताते रहिएगा। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेते हैं, बचेगा क्या अंदर, Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर और आर कैप 1 2 प्लस 1/, तो बाहर ले लिए हैं, तो Q1 Q3 बाई R13 का होल स्क्वायर, आर कैप 1 3 प्लस डॉट Q1 बाई R1n का स्क्वायर, आर कैप 1n। ठीक है, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं कि एफ नेट इक्वल टू, देखो Q1 सभी में कॉमन है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, Q1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R12 का स्क्वायर, आर कैप 1 2 प्लस Q3 बाई R13 का होल स्क्वायर, आर कैप 1 3 प्लस डॉट क्या हो जाएगा, Q1 तो बाहर ले लिए हैं, Qn बटे में R1n का स्क्वायर, आर कैप 1n। ठीक है, यही क्या है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है। ये क्या है आपका अध्यारोपण के सिद्धांत का फार्मूला, यही एफ नेट मिला है। यही क्या मिला है आपको, एफ नेट मिला है। एफ नेट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर, किसके ऊपर, Q1 के ऊपर लगने वाला परिणामी बल यही निकलेगा। तो फार्मूला याद रखिएगा, चाहे तो ये लगाएंगे चाहे तो ये लगाएंगे, जैसा आपको न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।